हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक भारत का संवैधानिक विकास में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम। जैसे आज हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अंकित, निशा, पीयू, ऋषभ, अंजलि, फंटूस, करतार, जनाब, प्रतिभा, साक्षी, राहुल, प्रवीण, आदित्य, ऋचा, बेबी, अरुण, डॉली, अर्पिता, आयुषी, मिस बॉबी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में वी हैव कंक्लूडेड चार्टर एक्ट 1833। Now we will discuss last Charter Act 1853। चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर अधिनियम 1853 आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है यहां पर, याद रखिएगा, सिविल सेवा में यहां पर ओपन कंपटीशन को लागू किया गया। मैंने क्या बताया था पिछले चार्टर एक्ट 1833 में प्रोविजन था कि हम सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता को क्या करेंगे, लागू करेंगे, लेकिन वहां पर होता नहीं है। वो जाकर के लागू होता है कब, 1853 में। यानी कि सिविल सर्विसेज या सिविल सेवा में, अंग्रेजी में हम बोल देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता को, ओपन कंपटीशन को लागू किया गया। या लिख सकता है ओपन कंपटीशन was implemented in civil services। ओपन कंपटीशन was implemented इन सिविल सर्विसेज। और इसके लिए क्या होती है, याद रखिएगा, ओपन कंपटीशन को कैसे लागू किया जाए, इसको लेकर के 1854 में लॉर्ड मैकॉले की ही अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाती है ना। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई जाती है इसको लागू करने के लिए। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उसमें जो चौथा सदस्य था, फोर्थ मेंबर जो था, उसको परमानेंट किया गया, है ना। जो लॉ मेंबर मैंने बताया था कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो लॉ मेंबर जोड़ा गया था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में चौथे सदस्य को, फोर्थ मेंबर को परमानेंट किया गया, यानी कि अस्थायी किया गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े जाएंगे, 6 एक्स्ट्रा मेंबर्स यहां पर जोड़े जाएंगे। सर क्यों जोड़े जाएंगे, तो अभी बस आप पहले लिखो, फिर आपको समझ में आएगा क्यों जोड़े जाएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। 6 extra members were added, 6 extra members were added in council of governor general। इसको आप लिख लेंगे अंग्रेजी में और इसे लिख लीजिएगा, फोर्थ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल विल बिकम परमानेंट। फोर्थ मेंबर ऑफ गवर्नर काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल बिकम परमानेंट। ठीक है। अब ये 6 अतिरिक्त सदस्य क्यों जोड़े गए हैं, अभी आपको समझ में आएगा। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं।
फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। कैन आई मूव? काउंसिल का मतलब परिषद, है ना, जो उनको सहायता करने के लिए था। काउंसिल को हिंदी में परिषद बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है 1854 में, यह भी लिख लेना, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सेवा के लिए एक समिति का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक समिति का गठन किया गया। A committee was formed on civil services. A committee was formed in civil services. A committee was formed on civil services in chairmanship of Lord Macaulay. जिस कमेटी का नाम दिया गया था, इस कमेटी का जो नाम था कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज था, यानी सिविल सेवा के ऊपर समिति, कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज, कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज। ओके, इसके बाद इसमें क्या होता है ना, इसके बाद इसमें क्या होता है याद रखिएगा। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि जो 6 एक्स्ट्रा मेंबर हैं, 6 अतिरिक्त सदस्य में 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल के लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय निकाय से चुने जाएंगे। लोकल गवर्नमेंट से चुने नहीं जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो 6 एक्स्ट्रा मेंबर जोड़े गए हैं, उनमें से जो 4 मेंबर होंगे वो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के जो लोकल बॉडीज हैं, जो वहां के स्थानीय निकाय हैं, वहां से क्या होंगे, अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, अब इसमें अभी तक जो काउंसिल है वही लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कर रही है, वही एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी कर रही है। आपको यह पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव? विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। एंड एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून को लागू करना। ओके, विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? कानून को लागू करना। और अभी तक क्या है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है वही क्या कर रही है? कानून को बना रही है और कानून को लागू कर रही है। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि यहां पर अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है ना, उसको क्या कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, उसके पावर्स को अलग अलग कर दिया जाएगा। और गवर्नर जनरल की काउंसिल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। तो पहले आप इसे लिखिए, फिर हम लोग इसके आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। Can I move? आगे चलें हम लोग।
लास्ट वाला इंग्लिश में, ठीक है, लिख लीजिएगा। देयर वॉज ए प्रोविजन, देयर वॉज ए प्रोविजन 4 members in 6th extra member was appointed from the local government of Madras, Bombay and Bengal, है ना, from local government of Madras, Bombay and Bengal। अब इसके तहत क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल को, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल को 2 भागों में बांट दिया गया। काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल was divided into 2 parts. काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल is divided into 2 parts. एक जिसे नाम दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया, या विधायी परिषद, विधायी परिषद। और एक हो गया आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी जैसे वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या फिर जैसे हम कहते हैं कार्यकारी परिषद, वर्तमान में जैसे हमारा सिस्टम है कार्यकारी परिषद, वर्तमान में जो हमारा सिस्टम है, पार्लियामेंट क्या करती है, कानून को लागू करती है, हाँ या नहीं बताइए, सॉरी, कानून को बनाती है। लेजिस्लेटिव विंग अभी सरकार का क्या है, पार्लियामेंट, है ना, यानी संसद। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना, है ना। वर्तमान में जो पार्लियामेंट है वो कानून बना रही है, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो क्या कर रही है, कानून को इंप्लीमेंट कर रही है। जो एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वो क्या कर रही है, कानून को लागू कर रही है ना। तो यहां पर सबसे पहली बार जो ऐसा गठन किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अलग अलग जो किया गया, कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधायी परिषद अब क्या करेगी, ये लॉ का निर्माण करेगी। इसको लॉ इंप्लीमेंटेशन से मतलब नहीं है, लॉ का निर्माण करेगी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या है, ये लॉ को इंप्लीमेंट करेगी, ये कानून को क्या करेगी, लागू करेगी। और मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं सिंपल सा, देखते हैं किसे किसे इसका जवाब पता है। आप ये बताइए, क्या जो हमारा पार्लियामेंट है, सभी से सवाल है, क्या जो हमारा संसद है उसे विघटित किया जा सकता है? क्या पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जा सकता है? आप लोगों का क्या उत्तर है, आप लोग सोचो और सोच के बताओ। कैन पार्लियामेंट डिसॉल्व? ओके, यस, हो सकता है डिसॉल्व। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पर मैक्सिमम बच्चों का जो उत्तर आ रहा है दैट इज यस, एंड मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यू ऑल आर रॉन्ग। देखिए, पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, यहां पर पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट का गठन एज पर आर्टिकल 79 लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर हो रहा है। अगर मैं ये पूछता आपसे क्या लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, देन योर आंसर विल बी यस। अगर मैं आपसे ये पूछता क्या लोकसभा का विघटन पॉसिबल है, तब आपका जवाब होता कि हां, 5 साल में, हर 5 साल में लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जब बात हो रही है तो एज पर आर्टिकल 79 पार्लियामेंट का गठन किससे हो रहा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर के हो रहा है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। प्रेसिडेंट का पद कभी खाली नहीं रहता है। इट मींस पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिसॉल्व, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व, है ना। सवाल में ऐसा ही आपसे पूछेंगे एग्जाम में कि संसद को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। आप वहां पर ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट और अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, या संसद को कितने वर्ष में विघटित किया जा सकता है। तो संसद को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, इस चीज को आप याद रखेंगे। विघटित किया जा सकता है किसे, वो किया जा सकता है लोकसभा को। इज इट क्लियर ना।
तो यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या है, यहां पर आपका गवर्नर जनरल और उसके जो 4 मेंबर है वो है यहां पर। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी, ये क्या करेगी, लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। यानी वर्तमान में जो व्यवस्था है, संसद है और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। संसद कानून को बना रही है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रही है, कानून को लागू कर रही है। ये प्रणाली, इसकी जो शुरुआत हो रही है, ये कहां पर हो रही है, जाकर चार्टर एक्ट 1853 में जाकर के ये स्टार्ट हो रहा है। यानी सबसे पहले यहां पर एग्जीक्यूटिव जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको सेपरेट किया जा रहा है, उसके पावर को सेपरेट किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट। इसके बाद क्या होता है, जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, अभी देखिए कैसे कैसे पावर कम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो इसका निदेशक मंडल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या को 24 से घटाकर क्या कर दिया गया, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। और साथ ही साथ यहां पर यानी कि नंबर ऑफ मेंबर इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ मेंबर इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 24 टू 18, इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 24 टू 18। और साथ ही साथ यहां पर यह प्रावधान किया गया कि इस 18 में से 6 सदस्यों को, यानी ये जो 18 इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर, देखिए अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में ब्रिटिश क्राउन का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, खुद अपॉइंट कर रही है। लेकिन यहां पर एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और साथ ही साथ यहां पर प्रोविजन किया गया कि इस 18 में से 6 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी। यानी कि अब उसका जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापार करने वाला जो मतलब वो है, जिसको ट्रेड से मतलब, वहां पर भी अब क्या कर रही है, ब्रिटिश क्राउन इंटर कर रही है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। और सबसे लास्ट प्रोविजन जो है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को लग गया था कि अब हम यहां पर और ज्यादा लंबा शासन करने वाले नहीं है। यानी कि यहां पर क्या होता है, इसके बाद इसमें यह प्रोविजन किया गया कि 18 में से 6 सदस्यों को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, 18 में से 6 सदस्यों को, 18 में से 6 मेंबर को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 6 मेंबर आउट ऑफ 18, 6 member out of 18 is appointed by British Crown. 6 member out of 18 is appointed by British Crown. और साथ ही साथ यहां पर निर्देश दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक तरह से मतलब निर्देश क्या कहते हैं, एक तरह से इंडिकेशन दे दिया गया इस चार्टर एक्ट के तहत, भाई साहब अब जो है आप यहां पर आगे शासन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें एक प्रोविजन किया गया, इसमें ये याद रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर चार्टर के द्वारा क्या किया जा रहा था, उसके शासन को अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया जा रहा था। चार्टर एक्ट 1713 में देखा कि 20 साल के लिए शासन बढ़ाया गया, चार्टर एक्ट 1813 में देखा कि फिर 20 साल बढ़ाया गया, चार्टर एक्ट 1833 में फिर 20 साल के लिए बढ़ाया गया। लेकिन यहां पर याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को अगले 20 साल तक नहीं बढ़ाया गया, अगले 20 साल तक नहीं बढ़ाया गया। तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाता है कि अब हमारा समय यहां पर समाप्त होने वाला है। पिछली क्लासेस जाकर के मन्नू जी देखिए, आई ऑलरेडी टोल्ड इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन होता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पॉलिटिकल फंक्शंस होते हैं, यानी कि राजनीतिक कार्य होते हैं, कैसे रूल वगैरह करना है। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है उसका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड करने वाला जो विंग था, यानी जो व्यापार करने के लिए उनका काम था कि भैया आप धंधा देखो, बिजनेस देखो,
है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था कि आप यहां पर शासन कैसे किया जाए उसे देखिए। इज इट क्लियर? बात समझ में है? चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। कई बार पूछा जाता है जब चार्टर एक्ट 1853 पारित हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? आनी वन? हाँ जी। बताइए। इस समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल जब ये कानून पारित हो रहा है? एनी वन हैव एनी आइडिया? लॉर्ड मैकॉले? नहीं भाई। लॉर्ड विलियम? अरे नहीं, लॉर्ड विलियम तो 1833 में है। आप लोगों का क्या हिस्ट्री बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है? कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा। जब यह अधिनियम पास हुआ, कई कि ऐसे सवाल भी बनते हैं, पारित हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, है ना। लॉर्ड डलहौजी थे। इसी समय आपको पता है ना भारत में रेलवे की शुरुआत होती है, इसी समय भारत में डाक की शुरुआत होती है, यानी कि पोस्ट ऑफिस की शुरुआत होती है ना। यह सब इसी के समय में हो रहा है। तो 1853 में यह पारित हो रहा है। तो 1853 के समय जो हमारे देश के वायसराय थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अपॉइंट को हिंदी में नियुक्त करना कहते हैं भाई साहब, नियुक्त करना इंद्रसेन जी, ठीक है। तो इतना इस एक्ट के बारे में आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे, यहां पर हमारा फेज 1 कंप्लीट हो गया, है ना। यहां पर हमारा फेज 1 कंप्लीट। लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है सर, लॉर्ड डलहौजी को ही। अब हम लोग देखेंगे कि जब क्राउन के हाथ में शासन जाता है तो कौन कौन से कानून पारित होते हैं और उसमें क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है। तो यहां तक पहले किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो अब बताएंगे। सर ये लॉर्ड के बारे में नहीं बताए, अभी बताए ना ये लॉर्ड के बारे में। लॉर्ड डार्वी, लॉर्ड डार्वी कौन थे भाई? आप इन सब लॉर्ड के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, है ना। किस लॉर्ड ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, है ना, सब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। बट हम हिस्ट्री के उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पॉलिटी के उसमें रह रहे हैं, है ना। हिस्ट्री के डोमेन में हम नहीं जा रहे, वो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। अब इसके बाद वाला जो एक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट। एक्चुअली क्या होता है 1857 में रिवॉल्ट होता है 1857 का। ऑलरेडी बता चुका हूं सीवी ऋतिक जी, सीवीआई ऋतिक जी, आप जाकर के प्रीवियस लेक्चर जाकर के देखिए, ऑलरेडी इसके पीछे रीजन बताया गया है। बी रेगुलर इन क्लास और जाकर के पुराने लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिए। अब देखिए 1857 का रिवॉल्ट होता है तो इस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको लग जाता है कि अब यहां पर शासन करना क्या है, मतलब इतना आसान नहीं है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहा तो हो सकता है हमें जल्दी ही अपना सारा सामान उमान लेकर के हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा यहां से, ठीक है। हाजी मिथुन जी, एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब पावर को, मतलब लॉ को इंप्लीमेंट करने का पावर ही होता है। ऑलरेडी मैं ये सब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, है ना, सब कुछ बता चुका हूं। और लॉर्ड क्यों लगता है तो आपको ये भी बता चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा सीवीआई ऋतिक जी, कि ब्रिटेन में 2 हाउसेस,
जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा है, वहां पर लोअर हाउस जो है उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। जैसे हमारे देश में अपर हाउस राज्यसभा है, उसी तरह वहां पर जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर होते थे उनके आगे लॉर्ड लगता था, है ना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आगे मूव करें। अब देखिए इसके बाद जब 1857 का रिवॉल्ट होता है तो फिर कहती है ईस्ट इंडिया कंपनी, चलो भाई अब तुम क्या कहते हैं, तुमसे ये शासन वासन नहीं हो पाएगा। तुमने पूरा छीछा लेदर कर रखा है वहां पर, पूरा मतलब क्या कहते हैं बताओ, वहां पर रिवॉल्ट हो रहा है अलग अलग जगह पर, है ना। इस तरह से अगर करोगे तो फिर क्या होगा कि जल्द ही क्या करना पड़ेगा, हमको सब कुछ अपना सामान उमान लेकर के वापस आना पड़ेगा यहां से। अब ये तुमसे शासन वासन नहीं होगा। अब क्या करो, तुम सिर्फ बिजनेस करो, तुम सिर्फ ट्रेड करो, सिर्फ तुम धंधा करो। शासन करने का काम जो है वो अब हम खुद करेंगे। यानी कि यहां पर क्या होता है, 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये अब हम फेज 2 में चल रहे हैं। यहां पर आपका सबसे पहला जो कानून पारित होता है ना 1857 के बाद, उसे नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर इसे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। और इसके तहत क्या होता है, सबसे पहले इसका दूसरा नाम भी है इस कानून का, इसी कानून का नाम है ना, इसी कानून का नाम है एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया, कि भैया अब हम क्या करेंगे, भारत में अच्छे से शासन करेंगे। एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया 1858, या भारत में अच्छे कानून के लिए शासन, भारत में अच्छे कानून के लिए शासन। मेरा एक सवाल आप लोगों से और है, ये बताइए जब ये कानून पारित हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? हु वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट व्हेन दिस पर्टिकुलर एक्ट वॉज पास्ड? कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, आप लोग बताएंगे। दोस्तों यहां पर क्या होता है, इस कानून के तहत सबसे पहले याद रखिएगा रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंडेड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करेगी। दूसरा अब ये क्या है कि इसको ऐसा नहीं है कि इसको यहां से भगा दिया गया, कहा कि हाँ देखो रहोगे, रहो यहां पे, लेकिन अब तुम शासन नहीं करोगे। अब तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, बिजनेस करो, सिर्फ और सिर्फ क्या करो, धंधा करो, ट्रेड करो, सिर्फ व्यापार करोगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत एक पूर्ण वाणिज्यिक निकाय बना दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण वाणिज्यिक निकाय, वाणिज्यिक निकाय यानी कि कमर्शियल बॉडी, वाणिज्यिक निकाय बना दिया, निकाय बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड अ प्योरली कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड a purely commercial body, was made a purely commercial body। बात समझ में आ गई? हाँ, वाह क्या सवाल पूछा है फेयरलेस सत्यम जी ने। भाई कोई मतलब जानने का कोई मतलब नहीं है ना सत्यम, अगर लेकिन आपको एग्जाम देना है ना, आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो कानून बन रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बन रहा है। किस लिए बन रहा है? भारत पर शासन करने के लिए बन रहा है। तो आपको यह जानना बिल्कुल आवश्यक है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कि भारत पर शासन के लिए कानून बनाया, है ना, क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत सवाल बनता है इसलिए। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए फटाफट पहले इसे लिखा है फिर चलता है इसके आगे।
Can I move? चलें आगे। बिल्कुल था, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग मूव करते हैं। यहां पर समझिएगा, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया? रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश ताज के द्वारा, ब्रिटिश ताज के द्वारा बदला गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, अब इसका नाम क्या कर दिया जाएगा बदल के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा, इसका नाम बदल करके कर दिया जाएगा वायसरॉय ऑफ इंडिया। वायसरॉय ऑफ इंडिया यानी भारत का वायसरॉय। पावर सब वही है ना, पावर सब वही है, सारी शक्तियां वही है, बस अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता था वो क्या एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, अब शासन किसके हाथ में है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। अब ब्रिटिश क्राउन जो है उसने क्या किया, इस पद का नाम बदल दिया, यानी कि वायसरॉय कर दिया गया। यानी कि अब जी जो वायसरॉय है इसकी नियुक्ति कौन, ब्रिटिश क्राउन करेगी। ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, ये किसके लिए काम करेगी, ब्रिटिश क्राउन के लिए अब काम करेगी। ठीक, और याद रखिएगा ये जो वायसरॉय है, भारत के पहले वायसरॉय कौन बनते हैं, फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया। उस समय जो गवर्नर जनरल हैं भारत के अंदर, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, और वही लॉर्ड कैनिंग क्या बनते हैं, भारत के वायसरॉय बनते हैं। कौन, लॉर्ड कैनिंग। अब यहां पर याद रखिएगा, ब्रिटेन में भारत पर शासन करने के लिए, इंडिया पर रूल करने के लिए, ब्रिटिश क्राउन में, ब्रिटिश कैबिनेट में, जैसे हमारे देश के अंदर क्या है, यूनियन कैबिनेट है जिसमें अलग अलग मंत्री हैं, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, है ना, रक्षा मंत्री, अलग अलग प्रकार के मंत्री हैं। उसी तरह ब्रिटेन की जो हमने अपना कैबिनेट सिस्टम लिया है, ये जो हमने कैबिनेट प्रणाली ली है, कहां से ली है, ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है हमने, जो हमारे देश में ये कैबिनेट सिस्टम है। और यहां से मेरे मन में एक सवाल भी आ रहा है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में कैबिनेट वर्ड का जिक्र है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट वर्ड का जिक्र है, यह आपको बताना है। दोस्तों कैबिनेट जो है ना, ये कैबिनेट सिस्टम जो है हमने ब्रिटेन से लिया, और ब्रिटेन में जो ये कैबिनेट है, ब्रिटेन के अंदर जो ये कैबिनेट था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर हुआ करते थे। अब वहां पर देखिए भारत पर शासन करने के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई, अलग एक मंत्रालय बनाया गया, है ना। तो भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट में, ब्रिटिश कैबिनेट में
एक नए मंत्रालय का, एक न्यू मिनिस्ट्री फॉर्म हुई, एक नए मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका मिनिस्टर या जिसका मंत्री क्या कहलाता था? जिसका मंत्री भारत सचिव, भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत सचिव कहलाता था। यानी कि इसके तहत क्या होता है कि एक भारत सचिव पद का गठन किया गया, एक भारत सचिव के पद का गठन किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद का गठन हो रहा है, किसके लिए? भारत के ऊपर शासन करने के लिए एक मिनिस्टर बनाया जा रहा है। जैसे है ना रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आपका गृह मंत्री, है ना, रेलवे मंत्री, उसी तरह यहां पर एक नया मंत्री बनाया गया जिसको भारत सचिव कहा जाता है, भारत सचिव कहा जाता है। और भारत के जो पहले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो अपॉइंट होते हैं, पहले जो भारत सचिव बनते हैं, उनका नाम याद रखिएगा, क्या था? लॉर्ड स्टैनले। क्या नाम था? लॉर्ड स्टैनले। लॉर्ड स्टैनले को पहला भारत सचिव अपॉइंट किया जाता है, यानी पहला मिनिस्टर बनाया जाता है, जो कि किसके लिए? भारत पर शासन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, देखिए इतना अब आप लोगों का मैं क्या बताऊं, इस तरह से भारत का गवर्नर जनरल, ये बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसको मैंने पिछले 3 लेक्चर में कम से कम इसका हिंदी मैंने क्लास के दौरान 10 बार से अधिक बार बोला होगा। एंड यू वांट, आई थिंक, मुझे जो लग रहा है ना, आप लोगों को स्पून फीडिंग चाहिए, बिल्कुल, है ना। जैसे नहीं छोटी कक्षा के बच्चों को स्पून फीडिंग कराया जाता है, वैसे ही ये मुझे खुद से कुछ नहीं करना है सर। मुझे हर एक, ऐसा नहीं है कि मैं हर वर्ड का, हर लाइन का हिंदी लिख सकता हूं, इंग्लिश भी लिख सकता हूं, ठीक है। बट वही मैंने बताया था आपको, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, ब्रिटिश कैबिनेट। इंग्लिश में आप इसे लिख लीजिएगा, इंग्लिश में आप इसे लिख लीजिएगा, a new ministry is formed in British cabinet, a new ministry is formed in British cabinet for rule in India, and that minister is known as Secretary of State for India, and first Secretary of State for India कौन बनते हैं? वो बनते हैं आपके लॉर्ड स्टैनले। और कैबिनेट वर्ड की जब हम बात करते हैं, याद रखिएगा कैबिनेट वर्ड का जिक्र हमारे मूल संविधान में नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार आपके यहां से सवाल बनते हैं, कैबिनेट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे मूल संविधान में कहीं पर कैबिनेट वर्ड का जिक्र नहीं था, बट बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में कैबिनेट वर्ड इंक्लूड किया गया, जहां पर यह लिखा गया कि राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करेंगे। यानी कैबिनेट की मतलब प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट, बट दिस कैबिनेट वर्ड इज नॉट डिफाइंड। कैबिनेट वर्ड को सिर्फ मेंशन किया गया है हमारे संविधान के अंदर। कैबिनेट वर्ड हमारे संविधान में कहीं पर डिफाइन भी नहीं है, बस सिर्फ यूज किया गया है, किधर? इन आर्टिकल 352। इज इट क्लियर सर? उस टाइम ना तो मीडिया था, ना ही कैमरा, और ना ही कोई वहां या कोई लोकेशन कहीं जाने का। फिर तो ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर भी ये सब कैसे पता चला कि ब्रिटेन ने ऐसा सिस्टम चलता था? मतलब अच्छा, ये सब कैसे पता चला कि ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम चलता था? अरे भाई,
सब कुछ था, मीडिया भी थी वहां पर, लेकिन जो आजकल जो मीडिया का स्वरूप है वो मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया थी वहां पर, है ना। अब उस कम्युनिकेशन का सिस्टम था वहां पर भी, लोग शिप से ट्रैवल करते थे, है ना। कई सारे पत्रकार ब्रिटेन के भारत में रहते थे, कई सारे भारतीय लोग ब्रिटेन में रह रहे हैं, है ना। ये सब आप हिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक। अब टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिश क्राउन या ईआईसी? कहां, यहां पर अभी 1858 की बात कर रहे हैं या वर्तमान की बात कर रहे हैं? तो वर्तमान में तो भाई अब हम ब्रिटिश रूल से बाहर निकल चुके हैं। वर्तमान में तो भारत सरकार करती है, और भारत सरकार में वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय के अंदर एक है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, है ना, राजस्व विभाग, है ना। और उसके अंदर आपके ब्रांचेस हैं, एक है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस के वसूलने से रिलेटेड है, और एक है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि जीएसटी एंड जो अन्य टैक्सेस होते हैं उसको वसूलने का काम करती है। लेकिन 1858 की अगर बात करें तो 1858 में जो टैक्स वसूलने का काम था, अब वो किसका था? वो था ब्रिटिश क्राउन का। यानी टैक्स आप जनता से ले रहे हैं, इसका मतलब क्या वो धंधा का, वो बिजनेस का पार्ट थोड़े ना है जी, वो ट्रेड का पार्ट थोड़े ना है। अगर टैक्स वसूल रहे हैं आप जनता से, रेवेन्यू आप वहां से जनरेट कर रहे हैं, जनता से आप टैक्स दे रहे हैं, तो वो तो किसके अंदर आ जाएगा? रूल के अंदर आ जाएगा ना। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। पहले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बताइएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब हम लोग। इसके बाद क्या होता है, याद रखिए, जो भारत सचिव है, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 मेंबर वाली, 15 सदस्य वाली, 15 मेंबर वाली या 15 सदस्य वाली काउंसिल का गठन किया गया। 15 मेंबर वाली काउंसिल का गठन किया गया। यानी कि जो भारत सचिव, अ 15 मेंबर काउंसिल, अ 15 मेंबर काउंसिल was created, a 15 member council was created to assist secretary of state for India। ये जो मिनिस्टर है ना, जो मिनिस्टर, ये अंडर मिनिस्टर वायसराय के अंदर नहीं, वायसराय मिनिस्टर के अंदर काम कर रहा है। अभी पूरा क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे, चिंता मत करिए, है ना। 200 है वहां पर, वर्ड लिमिट है आपका 200, 200 ज्यादा, 200 से ज्यादा वर्ड का कमेंट नहीं कर सकते आप, वो है इसका मतलब। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 मेंबर वाली काउंसिल का गठन किया गया। इसका काम था, जो भारत का सचिव है, जिसका गठन हुआ है किसके लिए? भारत पर शासन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो है आपका, उसको असिस्ट करेगी कौन? एक 15 मेंबर वाली काउंसिल। अब देखिए यहां पर क्या है, ध्यान से चीजों को समझिएगा। ये वायसरॉय किधर बैठे हैं? वायसरॉय इंडिया में बैठे हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ये वायसरॉय इंडिया में है। ये सारा यहां पर क्या रूल चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब इस अपना रिपोर्ट जाकर के किसे देंगे? ये रिपोर्ट देंगे भारत सचिव को। ये भारत सचिव कहां है? ये मिनिस्टर है ना जो ब्रिटिश कैबिनेट में, तो ब्रिटिश कैबिनेट में मिनिस्टर है, तो ये कहां रहेगा? ब्रिटेन में। यानी कि ये जो है वायसरॉय, ये किसके अंडर का है? भारत सचिव के अंदर है। भारत सचिव उसके ऊपर बैठा हुआ,
ब्रिटेन में, वहां से उसे निर्देश देगा कैसे भारत पर शासन करना है, कैसे नहीं करना है। वायसराय कहेगा जी मालिक, जी मालिक, जैसे कहिए वैसे, सब बढ़िया है। और ये अगर मान लीजिए इससे कौन, ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति? ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होगा, ब्रिटिश ताज के प्रति ये क्या होगा, उत्तरदायी होगा। ये सारा कुछ बताएगा किसे? ब्रिटिश क्राउन को। सर सब अच्छा चल रहा है सर, हम देख रहे हैं, वायसराय से सर रिपोर्ट मंगवाए है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ अगर ऐसा होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। यानी कि वायसराय इज रिस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो वायसराय ये भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी, और ये भारत सचिव किसके? ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी है। अब आप ये बताइए, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है, एक कोड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था, कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब वो उसका शासन का कोई काम ही नहीं है, अब वो शासन कर सकता है जी। अरे ब्रिटिश क्राउन का मतलब भाई ब्रिटिश ताज, यानी वहां के महाराजा या महारानी, है ना, वहां के महाराजा या जो वहां के महारानी हैं वो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका कोई मतलब नहीं है। तो कोड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया कब गया? वो बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, लेकिन उसे समाप्त कब किया गया? याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, तथा कोड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही समाप्त हो गया ना जी। लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर वर अबॉलिश्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर अबॉलिश्ड। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप बताएंगे। फिर इसके बाद अब हम लोग चलेंगे इसके अगले अधिनियम पर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या? हाँ जी, भारत परिषद अधिनियम 1861 की अब हम लोग बात करेंगे। कैबिनेट वर्ड वाला प्लीज बताइए। देखिए, कैबिनेट वर्ड जो है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, है ना। मूल संविधान में कहीं पर कैबिनेट वर्ड का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट करतार इन चार्टर एक्ट, इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जाकर के आप उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब मैंने बताया है कई बार कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और जो उसके कमर्शियल फंक्शंस थे उसे अलग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको काम दिया गया था रूल करने का, जो कोड ऑफ डायरेक्टर था उसको काम दिया गया था बिजनेस करने का, कमर्शियल फंक्शंस थे उसके। ठीक है, आ गई बात समझ में? यस, बिल्कुल थे। अभी बात करेंगे अंकित जब आगे आएंगे तो, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पद का जब मतलब जो है अबॉलिशन कब होता है, यानी इस पद को समाप्त कब किया जाता है भारत सचिव के पद को, आगे अभी जब हम डिफरेंट एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे। क्लियर पॉइंट। और कल हमारा मोस्ट प्रोबेबली जो है ये टॉपिक जो है हमारा जाकर के कंप्लीट होगा। भारत का बिल्कुल पहला बजट 1860 में प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा? बाय जेम्स विल्सन। लिखाएंगे जब बजट पढ़ेंगे, सारे फैक्ट लिखाएंगे आपको बजट से रिलेटेड कि ब्रिटिश इंडिया का पहला बजट कब पारित हुआ, किसने प्रेजेंट किया। 1947 में जो भारत का बजट किसने प्रेजेंट किया, तो आर.के. शनमुगम चेट्टी थे। 1950 में भारत का बजट किसने प्रेजेंट किया, तो जॉन मताई थे। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है, तो मोरारजी देसाई ने किया है। भारत का सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया, बाय वर्ड किसने दिया, बाय टाइम किसने दिया, तो बाय वर्ड मनमोहन सिंह ने दिया था इन 1991।
बाय टाइम किसने दिया है? निर्मला सीतारमन जी ने दिया है। 2 घंटे 40 मिनट तक का उनका लंबा बजट भाषण था। वी विल डिस्कस इट एंड एवरीथिंग। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब आया? इन 1921, इन 2021, नॉट 1921, 2021 में। कब रेल बजट और आम बजट को कब सेपरेट किया गया, यह भी बात करेंगे। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विलियम एक्वर्थ कमिटी इन 1924, फिर इसे कब मर्ज किया गया? इन 2017। हमारा बजट कब पहले प्रेजेंट होता था? इवनिंग में, अब प्रेजेंट होता है मॉर्निंग में। पहले इवनिंग में प्रेजेंट क्यों होता था, अब मॉर्निंग में क्यों होता है? पहले 28 फरवरी को होता था, अब 1 फरवरी को क्यों होता है? वी विल डिस्कस इट एंड एवरीथिंग। बस तो टॉपिक पे आने दीजिए। वी विल गो इन वेरी डीप। आपको अभी तक जो चीजें आप समझते हो ना, पूरा कहते हैं ना कि आपका वो सोचने का तरीका बदल जाएगा पढ़ने के बाद। अभी तो हम लोग मेन पॉलिटी अभी हमने स्टार्ट करी कहां है? अभी तो हम इंट्रोडक्शन में ही चल रहे हैं। अभी तो बस संविधान का निर्माण तो पहले होने दीजिए, है ना। और बिल्कुल आएगा, काम बिल्कुल आएगा आपका। वी विल गो इनटू वेरी डीप। अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछूं, है ना, क्या हमारे संविधान के अंदर कहीं पर यह लिखा गया है? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या हमारे संविधान के अंदर कहीं पर यह लिखा गया है कि बजट सेशन होगा, मानसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा? इन सेशंस के नाम कहीं पर लिखे गए हैं? बताइए आप। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है खुशी। अगर आपका कोई भी पेपर दे रहे हैं, क्या इस सेशन के नाम लिखे गए हैं क्या? नो। श्याम जी, मैं बोल रहा हूं यूपीएससी में काम आएगा आपको। क्या हमारे संविधान के अंदर कहीं यह बताया गया है कि इतने प्रकार के मिनिस्टर होंगे, कि मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक स्टेट मिनिस्टर होगा, एक स्वतंत्र, एक मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, उप मंत्री होगा? इस तरह का कोई जिक्र है हमारे संविधान में? याद रखिएगा, अलग अलग प्रकार के मंत्री होंगे, इसका भी कोई जिक्र नहीं है हमारे संविधान में। बात समझ में आ रही? तो कहां जिक्र है? जब हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उन चीजों को। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और मेरा एक सवाल और भी है। आप ये बताइए, जो दिल्ली के सीएम हैं, अभी आपको पता है दिल्ली के सीएम अपॉइंट हुए हैं, मतलब दिल्ली के सीएम के नाम की घोषणा हो चुकी है ना? तो दिल्ली के सीएम को अपॉइंट कौन करते हैं और दिल्ली के सीएम को ओथ कौन दिलाते हैं? ये दो अलग अलग सवाल है। आप लोग बताओ। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय हूम, एंड उनका जो ओथ है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है? बच्चों को यहां पर भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इसे भी हम लोग देखेंगे। काउंसिल को हिंदी में परिषद कहते हैं सर, परिषद कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कल हम लोग जो है इसके बाद के कानून को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी के जो कानून है ना, वो अब मतलब मैन अब यहां पर 2 कानून जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है जी? तो जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट कौन, एलजी करते हैं? नहीं, दिल्ली के सीएम को अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, है ना। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। याद रखिएगा इस चीज को। हाँ, उनको ओथ जो है वो दिलाते हैं कौन? एलजी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो बाकी मिलते हैं आपसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।